नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमारा कोर्स चल रहा है पॉलिटी का। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दोस्तों हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक सारे के सारे जो एक्ट्स थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे उनको डिटेल में पढ़ा था और ये समझा था कि कैसे ये ब्रिटिश लॉज इंडिया के ऊपर शासन करते हैं। तो दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसके पहले से ही जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो ब्रिटिशर्स से अपने संविधान के, भारत के खुद के संविधान के, जिसको कि भारत के लोगों ने ही बनाया हो, उसकी डिमांड करनी चालू कर दी थी। तो कैसे वो डिमांड पूरी हुई और कैसे भारत का संविधान बना, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के लेक्चर्स के सारे वीडियोस वो आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। अभी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ताकि सारे के सारे जो कोर्स के लेक्चर्स हैं वो सबके सब आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो क्या है? वो दोस्तों है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों की। संविधान को बनाना है तो सबसे पहले हमको संविधान के जानकार लोगों का एक ग्रुप चाहिए होता है जो कि संविधान को बनाए। उसी ग्रुप को लीगल टर्म में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा हिंदी में कहते हैं इसको। ये संविधान सभा ऐसे लोगों का एक ग्रुप है, ऐसे लोगों का एक समूह है जो कि कानून के, राजनीति के, समाज के बहुत अच्छे जानकार होते हैं और जो कि किसी भी देश के लिए लॉज को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। तो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड सबसे पहले कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये आइडिया सबसे पहले दिया एमएन रॉय ने 1934 में। तो ये एक क्वेश्चन भी आता है कई बार कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया, तो एमएन रॉय ने 1934 में। ये जो एमएन रॉय थे ये पाइनियर थे इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के। वैसे तो ये कांग्रेसी लीडर थे लेकिन कांग्रेस के उस ब्रांच के लीडर थे जो कि कम्युनिस्ट थी। तो ये इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर थे एमएन रॉय। इन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया दिया। तो इनके आइडिया से प्रभावित होकर 1935 ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया। और ये डिमांड क्यों किया? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कांग्रेस ने बोला कि हमको हमारी एक संविधान सभा चाहिए, जो संविधान सभा हमारे लिए, भारत के लोगों के लिए भारत का संविधान बनाएगी। ये डिमांड सबसे पहले कांग्रेस ने 1935 में किया ब्रिटिशर्स ने। तो इनिशियली ब्रिटिशर्स ने इनका जो ये डिमांड था इसको रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया और कहा कि तुम अपना संविधान रहने दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तुम्हारा शासन चलेगा। लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, उससे ब्रिटिशर्स थोड़े से बैकफुट पे हो गए। वो सारी चीजें डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उस पार्ट को मैं बहुत ज्यादा यहां पर नहीं छेड़ूंगा। लेकिन 1940 में एक अगस्त ऑफर आया था ब्रिटिशर्स का। इस अगस्त ऑफर में इन लोगों ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को एक्सेप्ट किया था, लेकिन वैसे एक्सेप्ट नहीं किया था जैसा कि कांग्रेस करवाना चाह रही थी। ये इन लोगों ने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हो जाएगा उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और भी कुछ इसमें लीगल टर्म्स थे जो कि कांग्रेस को एक्सेप्टेड नहीं थे। तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर ऑफ 1940 को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया, बहुत सारी चीजें हुई। वो सारी चीजें आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों 1946 में आया एक कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान ने जो ये प्लान लेके आए भारत के संविधान को बनाने के लिए, संविधान सभा को बनाने के लिए, उस प्लान को जो उस टाइम की दोनों मेजर पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो कैबिनेट मिशन का प्लान था वो एक्सेप्टेड हो गया। तो
अब ये इस कैबिनेट मिशन प्लान में जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस था, पूरा का पूरा प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का, वो क्या था हम वो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बनी थी। ये मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो किया गया नवंबर 1946 में। और इसका कंपोजिशन कैसा था, इसमें टोटल मेंबर्स थे 389। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो नवंबर 1946 में हुआ। किसके अकॉर्डिंग हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। ये चीज़ें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा और इस चीज़ को ढंग से समझिए। तो इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389। इस 389 को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया था कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके टोटल 296 मेंबर्स थे। ये मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज थे जब वो भारत पे शासन करते थे तो भारत जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया जिसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट शासन करते थे, डायरेक्ट गवर्न करते थे। और एक था एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स जिनके की राजा होते थे, वही राजा वहां का राज्य संभालते थे, शासन करते थे, लेकिन वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को मानते थे। यानी कि उन प्रिंसली स्टेट्स पे एक तरीके से ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली राज्य करते थे। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ था इसको इन्होंने ऐसे डिवाइड किया कैबिनेट मिशन प्लान में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इंडिया की उसमें टोटल 296 मेंबर्स होंगे और 296 उसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे। इन 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स तो होंगे ब्रिटिश इंडिया के और 93 मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट्स के। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया थी दोस्तों ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक तो गवर्नर्स प्रोविंसेस और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। तो उसी हिसाब से इन्होंने कहा कि जो गवर्नर प्रोविंसेस हैं इसमें टोटल 292 सीट्स होंगी और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हैं इसमें एक एक चीफ कमिश्नर्स को एक एक सीट मिलेगी, एक एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को एक एक सीट मिलेगी। तो 4 सीट्स होंगी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की। ठीक है, तो लार्जली आप इस आंकड़े को छोड़ सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना याद रखिए कि ब्रिटिश इंडिया में के पास थे 296 सीट्स और प्रिंसली स्टेट्स के पास थे 93 सीट्स और टोटल स्ट्रेंथ थी 389। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट की गई, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया इंडिया में, 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, नवंबर 1946 में। ठीक है, अब ये जो सीट्स डिवाइडेड थी ये जो थी ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में थी। यानी कि जिस सीट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसके पास उतनी ज्यादा सीट्स। और ये कुछ ऐसे इसका फॉर्मूला था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 1 सीट। इन्होंने प्रोपोर्शन में ऐसे किया हुआ था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे हम 1 सीट देंगे। तो इस हिसाब से जो इन्होंने कंपोजिशन किया उसमें टोटल 389 सीट्स बन के आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें 389 सीट्स तो डिसाइडेड हो गई, लेकिन ये 389 जो सीट्स थी ये फिल कैसे होंगी, इसके मेंबर्स कौन होंगे। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है वहां पर तो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां के जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड हैं यानी कि वहां के जो राजा हैं वो नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन है ये नॉमिनेशन, और जो नॉमिनेशन है वो कैसे है तो ये देखिए। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ब्रिटिश इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐसे होंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया की सारी सीट्स हैं ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगी। कौन कौन से ग्रुप्स, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स। मुस्लिम्स में, सिख्स में और जनरल्स में। जो मुस्लिम और सिख नहीं है वो जनरल है, जनरल में फिर सारे लोग आ गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी सीट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। और इन पे इलेक्शन कैसे होगा, जो उस प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो
उस स्टेट के लिए अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन करेंगे। और कैसे करेंगे? जो उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम मेंबर का इलेक्शन करेंगे, जो सिख मेंबर होंगे वो सिख मेंबर का इलेक्शन करेंगे, और जो जनरल दूसरे मेंबर्स हैं, तीसरे टाइप के मेंबर्स हैं, वो सबके सब जनरल कैंडिडेट्स का इलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ सेम कम्युनिटी इन द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक तरीके से क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जैसा इलेक्शन आज कल हमारे राज्यसभा में होता है। राज्यसभा के लिए हम लोग वोट नहीं डालते हैं, डायरेक्ट आम आदमी वोट नहीं डालता है, बल्कि जो हमारे विधायक होते हैं विधानसभा के, वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो उसी तरीके से ये था। इसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो स्टेट की विधानसभा थी उस टाइम की, उस विधानसभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट किया, उन्होंने चुनाव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के लिए स्टेट की असेंबलीज ने, स्टेट की असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने चुनाव किया। और वो चुनाव ऐसे किया कि जो मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने मुस्लिम मेंबर्स का चुनाव किया, जो सिख मेंबर्स थे उन्होंने सिख मेंबर्स का चुनाव किया, और बाकी जो जनरल कैटेगरीज थी, जो ये दोनों नहीं थे, वो सबके सब जनरल थे। जनरल कैटेगरीज के मेंबर्स ने जनरल कैटेगरी के मेंबर्स का चुनाव किया। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें यह व्यवस्था की गई कि जो वहां के राजा हैं वो अपने स्टेट के जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उनको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था। ठीक है, इलेक्शन तो यहां पर हुआ ब्रिटिश इंडिया में और नॉमिनेशन प्रिंसली स्टेट्स में हुआ। ये स्टेटमेंट भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, कई बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इज इट ट्रू और फॉल्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो दोस्तों ये जो इलेक्शन हुआ फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का, ये इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। और इस इलेक्शन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इन्होंने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने 15 सीटें जीती। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ। और उस टाइम पे 1946 में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको कि 93 सीट्स एलोकेट की गई थी, उन प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि भैया हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट करना ही नहीं है। उन्होंने कहा ये बड़े लोगों की बड़ी बातें चल रही है, हमारी समझ में आ नहीं रहा है। तो वहां के राजाओं ने कहा प्रिंसली स्टेट्स के कि हमको इनसे दूरी रखो, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले कर रहे हैं, संविधान सभा बना रहे हैं और इस संविधान सभा से फिर ये संविधान बनाएंगे, इनको बनाने दो, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या भला है, क्यों संविधान सभा बनाई जा रही है, इसका क्या काम होगा, ये इस चीज को समझ नहीं रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अभी हमको इससे दूरी रखो। तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट करने से मना कर दिया। तो इनके राजाओं ने नॉमिनेशन किया ही नहीं अपने मेंबर्स का। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जुलाई अगस्त 1946 में बन गई। अब इसके बनने के बाद इसका काम चालू हुआ। तो इसका काम कैसे चालू हुआ हम वो देख लेते हैं। इनकी जो पहली मीटिंग थी वो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। हर डेट और हर फैक्ट जो मैं आपको आज के लेक्चर में बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो जो पहली मीटिंग है वो हुई 19 दिसंबर 1946 को और इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया। क्यों बायकॉट किया? आप लोगों को पता है मुस्लिम लीग उस टाइम पे दूसरा देश पाकिस्तान चाहता था। तो 1946 में जब ये मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा में बैठेंगे ही नहीं, हमको हमारा देश दे दो, हम अपने देश के लिए अपना संविधान खुद से अलग से बना लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग का बायकॉट किया। तो इसको टोटल 211 मेंबर्स 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया जो पहली मीटिंग थी। इस पहली मीटिंग में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए मीटिंग के वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों चुने गए? ये इसलिए चुने गए क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे और ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट चुनने की जो प्रथा है
इसका जो प्रोसेस है ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, ये फ्रांस में होता है कि किसी भी कोई भी सभा हो रही है, अगर उसका कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है तो उसका जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसको आप टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। उसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। जब ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और इसमें फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये भी याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट संविधान सभा में 2 थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अब पहली मीटिंग हो गई, अध्यक्ष भी चुन लिए गए। अब संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब हुआ दोस्तों कि ये संविधान सभा किस लिए बनाई जा रही है, इसका क्या काम है, ये होता है किसी भी सभा का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मूव किया था पंडित नेहरू ने। सबसे पहला सवाल, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कब मूव किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको पूरी की पूरी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से यूनानिमसली अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया, उसके बाद इस पर चर्चा की गई और फिर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है दोस्तों, इसको यही आगे चल के जो हमारा प्रीएम्बल था उसका विजन बना और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल है। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल के हमारे संविधान का कौन सा पार्ट बना, तो इट वाज अवर प्रीएम्बल। उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट बन गया या फंडामेंटल ड्यूटी बन गई या प्रीएम्बल बन गया या क्या बन गया। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा क्या बना, हमारा प्रीएम्बल बना। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित नेहरू ने ये कहा था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर मिल रही है वो भारत के लोगों से मिल रही है, हम एक सॉवरेन कंट्री की तरह अपना एक सॉवरेन संविधान बनाएंगे। इस तरीके से ये सारी की सारी बातें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित नेहरू ने कही थी और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बना, इसका मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल बना। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, ये दोस्तों 1946 की कहानी है। अभी तक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। अब इस ड्यूरेशन में आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा चेंज आ गया। वो क्या चेंज आ गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास हो गया, भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। तो जब भारत को आजादी मिल गई तो उससे फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चेंजेज आए हम एक बार वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हुआ कि 1946 से लेके 1947 के बीच में जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन सब ने जो प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स थे उनको समझाया कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये ऐसे एक सभा है जो कि भारत के लिए संविधान बनाएगी और ये भारत का कानून होगा, भारत के लोगों के लिए कानून होगा। तो उनको समझाया तो उन लोगों ने फिर संविधान सभा को ज्वाइन करने का सोचा और ग्रेजुअली फिर सबके सब ये संविधान सभा को ज्वाइन करने लग गए। जो मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे ये ग्रेजुअली धीमे धीमे फिर संविधान सभा को ज्वाइन करने लग गए। ठीक है, अब जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हुआ तो संविधान सभा को फुल सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। और सॉवरेन बॉडी का मतलब कि इनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और इनको ये पावर दी गई कि ये इंडिया के लिए कैसा भी संविधान बना सकते हैं। दे कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, दे आर नाउ ए सॉवरेन बॉडी। उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, यानी कि ब्रिटिशर्स का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिशर्स उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप ऐसा संविधान बनाइए।
ठीक है। इसी के साथ साथ संविधान सभा की जो जिम्मेदारी थी वो भी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि अब ये कहा गया कि जो संविधान सभा है वही भारत के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करेगी। यानी कि अभी तक संविधान सभा का काम था संविधान बनाना, लेकिन भारत के लिए जो कानून बनाती थी, जो यहाँ पे कानून का पालन करवाती थी, वो कौन करवाती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया के ऊपर कोई अधिकार रह नहीं गया, तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो संविधान सभा है अब यही दोहरा काम करेगी। एक तो भारत के लिए संविधान बनाएगी, दूसरा जो कानून बने हुए हैं, जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, उनका जो इनेक्टमेंट है, उनका जो पालन है, वो काम भी संविधान सभा ही करवाएगी, जब तक कि भारत का संविधान पूरी तरीके से बन नहीं जाता है तब तक। ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके अब दो काम हो गए। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करेगी संविधान बनाने का, और दूसरा ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करेगी जो कानून बन चुके हैं, भारत में कानून बन चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक भारत का संविधान भारत में लागू नहीं हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तब तक, 26 नवंबर 1950, क्योंकि कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1950 को लागू हो गए थे इंडिया में, तब तक जो भारत का शासन चल रहा था वो किसके हिसाब से चल रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से जो कानून चल रहे, जो शासन चल रहा था, उसमें कुछ फेरबदल करना हो, जो ऑर्डिनरी लॉज है उनमें कुछ चेंजेस करना हो, उनका पालन करवाना हो, उसका काम कौन कर रहा था? लेजिस्लेटिव असेंबली कर रही थी। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी कौन ही थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास अब दो काम थे, एक तो संविधान बनाना और दूसरा ऑर्डिनरी लॉ को भी बनाना, उनका भी पालन करवाना। तो जब अब ये संविधान सभा दो तरीके से बैठती थी, दो अलग अलग डेज में बैठती थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बैठती थी, सेम सभा, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बैठती थी, तो इसके जो चेयरमैन होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तब इसका काम होता था भारत के लिए संविधान बनाना। और फिर यही सेम लोग जब लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह बैठते थे, तो इसके जो चेयरमैन होते थे वो होते थे जीवी मालवलंकर। ये नाम भी याद रखिएगा, जीवी मालवलंकर। ये पूछा जाता है कि भारत के लोकसभा के पहले सभापति कौन थे, तो वो थे जीवी मालवलंकर। हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिया? तो कौन थे? जीवी मालवलंकर थे। तो जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह बैठती थी तो चेयरमैन होते थे जीवी मालवलंकर साहब, और तब इसका क्या काम होता था? टू इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉज फॉर कंट्री। जो ऑर्डिनरी कानून है, जो साधारण कानून है, उनका पालन करवाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली का होता था। और ये सेम लोग होते थे, सेम पीपल्स थे। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यही पहला पार्लियामेंट भी बन गया। जो संविधान सभा थी हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यही हमारा पहला पार्लियामेंट भी बन गया। ठीक है। तो ये जो ड्यूल फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी काम करना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी काम करना, ये ड्यूल फंक्शन चला हमारा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 तक ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बन गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस इंडिया में लागू हो गए थे। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस की तरह मनाएंगे। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बन चुका था और उसके बहुत सारे प्रोविजंस देश में लागू हो गए थे। वो कौन कौन से प्रोविजंस थे, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 को सारा का सारा संविधान देश में लागू कर दिया गया। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। वो 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक क्यों वेट किया गया, उसका एक कुछ अपना इतिहास है, उसके कुछ हिस्टोरिकल प्रोविजंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुस्लिम लीग जो था उसने इसको ज्वाइन किया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, इनकी जो डिमांड थी ब्रिटिशर्स ने पूरी कर ली। माउंटबेटन प्लान के तहत पाकिस्तान एक अलग देश हो गया। तो जो मुस्लिम लीग थी और वो जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उनको जितने भी सीट्स एलोकेटेड थी और वहां के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। ये क्यों करते ज्वाइन भैया? इनको तो पाकिस्तान चाहिए था, इनको पाकिस्तान मिल गया, तो ये जाके अपने देश का संविधान सभा ज्वाइन करेंगे। इनको भारत के संविधान सभा को ज्वाइन करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और इन्होंने फिर उस भारत के संविधान सभा को ज्वाइन किया भी नहीं। तो जो
स्ट्रेंथ असेंबली की 389 थी, वो अब घटकर कितनी हो गई, 299 हो गई, 299 हो गई, जिसमें कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनके पास 229 सीट्स थी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास टोटल 70 सीट्स थी। ठीक है, अब संविधान सभा ने और कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए, कौन कौन सी काम किए। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो इंडिया का, अब दोस्तों यहां पर जो एक एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने रेटिफाई किया कि इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर होगा। ये रेटिफाई कब किया इन्होंने, मई 1949 में। ये स्टेट पीएससीज में कई बार पूछा जाता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना, 1949 में, मई 1949 में इसको रेटिफाई कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही। इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया कब, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जनवरी 24, 1950। नेशनल सॉन्ग को जनवरी 24, 1950। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कब इलेक्ट किया, जनवरी 24, 1950। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि केवल नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया, बाकी सारे के सारे जो तीनों काम थे इनको 24 जनवरी 1950 को किया गया। यानी 24 जनवरी, जैसे कि ये इसी डेट का वेट ही कर रहे थे कि 24 जनवरी आए और हम सारे के सारे काम फटाफट निपटाएं। तो इन्होंने 24 जनवरी 1950 को क्या क्या काम किया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनको भारत का पहला राष्ट्रपति इलेक्ट कर लिया। ये तीनों के तीनों काम कब हुए, 24 जनवरी 1950 को हुए। तो दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके टोटल 11 सेशंस हुए। ठीक है, टोटल 11 सेशंस हुए जिसमें कि इन्होंने भारत के संविधान को डिस्कस किया। और ऐसा कहा जाता है कि 60 से ज्यादा देशों के संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पढ़ा था और वहां से कुछ कुछ चीजें लेकर के भारत के संविधान को बनाया है। ठीक है, इसको बनाने में टोटल 2 years 11 months and 18 days लगे। कुछ लोग इसको कहते हैं ऑलमोस्ट 3 years लगे। तो भैया ऑलमोस्ट वाली बात तो हमको करनी ही नहीं है, हमको अपने एग्जाम के लिए एग्जैक्ट डेटा चाहिए, एग्जैक्ट फिगर चाहिए, और एग्जैक्ट फिगर ये है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो संविधान को बनने में इतना टाइम लगा। टोटल एक्सपेंडिचर जो आया वो आया 64 लाख का, 64 लाख का। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, केवल जानकारी के लिए याद रखिए कि 64 लाख में हमारा पूरा का पूरा संविधान बन गया और आज हमारे एक एक मंत्री 70-70, 80-80 लाख और 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे। ठीक है, तो जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ 24 जनवरी 1950। लो भैया 24 जनवरी 1950 का ये चौथा काम आ गया। 3 काम बता चुका हूं मैं आपको, एंथम, सॉन्ग और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चौथा काम यह है कि इनका फाइनल सेशन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइनल सेशन का ही वेट कर रहे थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कामों को करने के लिए। इनका फाइनल सेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये जो 24 जनवरी 1950 को इनका फाइनल सेशन हुआ, उस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उस दिन खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संविधान बन चुका था, तो संविधान सभा का जो काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, ये इनका फाइनल सेशन था। लेकिन ये जो संविधान सभा का दूसरा काम था, जो ये एज ए पार्लियामेंट काम कर रही थी, वो काम इनका चालू रहा। वो काम इनका कब तक चालू रहा? जब तक भारत में पहले जनरल इलेक्शन नहीं हुए। और भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए? 1951-52 में। तो 1951-52 में जब भारत के पहले जनरल इलेक्शन हुए और सारे के सारे लीडर्स चुन के आए, तब तक यही संविधान सभा ही भारत के पार्लियामेंट की तरह काम करती थी और यहाँ के लिए कानून बनाती थी। तो ये दोस्तों इसका पहला पार्ट है, कैसे भारत का संविधान बना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अगले पार्ट में हम जो संविधान सभा के सारे कमिटीज थी, हर एक कमेटी के अपने अलग अलग काम थे, उन सारी कमिटीज के बारे में और उनके सारे के सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर्स को दोस्तों हम यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।